नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ईरान इज़राइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें समुद्र से जो खबर आई है, बेहद चौंकाने वाली, हैरतअंगेज़ खबर है। लेकिन भारत का रिस्पॉन्स उस पर नहीं आया अभी। और भारत से ही एक कार्यक्रम में, सेरेमनी में शामिल होने के बाद ईरान का वो शिप वापस जा रहा था, निहत्था था। लेकिन भारत के वाटर्स के बाहर या इंटरनेशनल वाटर्स में उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, टारपीडो कर दिया गया। तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक़्त जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीडब्ल्यूसी मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल साहब। सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार रविंद्र जी। सर ये पूरा घटनाक्रम कैसे देखते हैं? भारत से लौटते वक़्त ईरान के एक जहाज़ के साथ इस तरह का हादसा किया गया और उसके बाद भारत का अभी तक रिस्पॉन्स उसमें नहीं आया है। ये जहाज भारत में एक मैत्री प्रोग्राम के अंदर आया था और 25 फरवरी तक ईरान भारत का मित्र था, जिसको कि ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज के लिए भारत ने आमंत्रित किया था। जी, 25 फरवरी तक भारत जो है इस पूरे जो इंडियन ओशियन है उसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। 25 फरवरी तक 25 फरवरी तक प्रधानमंत्री मोदी महासागर योजना की बात करते थे, जिसका एक मूल उद्देश्य था कि हिंद महासागर इंडियन ओशियन के अंदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देना। 25 फरवरी की डेट इंपॉर्टेंट है। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाते हैं और उसके बाद ईरान अब हमारा मित्र नहीं रहता। उसके बाद भारत ने इंडियन ओशियन में जो अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल है वो छोड़ दिया और हम ये कहने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। 25 फरवरी के बाद भारत जो सालों से मनमोहन सिंह जी के टाइम से ये बात कहने लगा था कि इंडियन ओशियन में हम एक महाशक्ति हैं और हम जो हैं वहां की सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी की गारंटी लेते हैं, वो दावा मोदी सरकार ने छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि 25 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा भारत की लंबी चली आ रही नीति को छोड़ने के लिए, अपने मित्र को छोड़ने के लिए, एक युद्ध जिसमें भारत हिस्सेदार नहीं है। वो युद्ध अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ कर रहे हैं, भारत का वो युद्ध नहीं है, लेकिन उस युद्ध में वो अनकहे रूप से एक पार्टनर भारत को बनाते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो 25 फरवरी को ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र को और भारत की जो हैसियत थी एक इंडिपेंडेंट सुपर पावर की इंडियन ओशियन में, उसको सरेंडर कर दिया। ये महत्वपूर्ण बात है। तो क्या हुआ होगा सर? क्या भारत ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई एप्स्टीन फाइल्स का मामला है। नहीं, इस बात को तो राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि दो चीजें हुई हैं, एक एप्स्टीन फाइल और एक अडानी का केस। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी अब कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और जो भारत की हैसियत थी उसको आप कम कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भारत को कमजोर कर रहे हैं। आप देखिए ये पूरा का जो हम कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो शिप आया था वो हमारे यहाँ से निकल चुका था, वो अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स के अंदर था, अमेरिका के साथ लड़ाई चल रही है, अमेरिका का हमला है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये बातें प्लांट की जा रही हैं। ये एक बेबस कमजोर मुल्क की भाषा है। ये उस मुल्क की भाषा नहीं है जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2013 में कहा था कि हम अब इतने मजबूत हो गए हैं कि इंडियन ओशियन के अंदर हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं। हम बन गए हैं। नेट सिक्योरिटी का मतलब क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इंडियन ओशियन के अंदर अगर कोई डिजास्टर होता है तो भारतीय नेवी उसका जो है हेल्प करेगी। उसके अंदर अगर सेफ्टी चाहिए जहाजों की तो वो जिम्मेदारी भारत लेने को तैयार था। और हम एक रीजनल कैपेसिटी के रूप में, रीजनल सुपर पावर के रूप में सामने आए थे। ये थी भारत की शक्ति और हमारा ये कहना था कि हिंद महासागर के अंदर कुछ भी होगा तो भारत आगे बढ़कर ना केवल अपनी बल्कि हिंद महासागर के आसपास जो देश हैं उनकी जो समुद्री सुरक्षा है वो भी भारत इंश्योर करेगा। ये भारत था। अचानक से हम एक कमजोर देश हो गए कि हम कह रहे हैं कि हम क्या करें। ये वो भारत था जो अभी कुछ साल पहले जब ये समुद्री पायरेट्स के खिलाफ पूरा एक अभियान चलाया था। 100 दिन तक 100 दिन तक अभियान चलाया था। 21 शिप हमारे गए थे। ये ताकत थी ना हमारी। ये तो मोदी राज के अंदर ही हुआ। आज जी। अचानक से आप बेबस बैठ गए कि हम क्या करें। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो श्रीलंका ने लेकिन अपने लोगों को भेजा और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया सर। तो
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोग भी चला सकते थे वो तो। नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो एक बात है रविंद्र जी, हम ह्यूमैनिटेरियन की बात अब नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी थी। आप ये बात समझिए कि भारत के अमेरिका के साथ 4 समझौते हुए हैं हाल के सालों में, और उन समझौते के अंदर 2 समझौते ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत और अमेरिका रियल टाइम बेसिस पे इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, समुद्री इंटेलिजेंस। ये समझौता है हमारा, ये समझौता है कि जितना भी हाई एंड जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस है वो हम शेयर करेंगे भारत और अमेरिका। ये भारत और अमेरिका के बीच में समझौता है, उसको जो बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेशन एग्रीमेंट एक हुआ है, और एक जो है कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है, और इसके अलावा 2 और एग्रीमेंट हुए। तो ये एग्रीमेंट के तहत ये था कि भारत जो है अमेरिका के साथ सारी इंटेलिजेंस भारत के और अमेरिका के बीच में शेयर होगी। अब अगर अमेरिका की पनडुब्बी भारत के पास बिना बताए पहुंच गई, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि अमेरिका ने उस एग्रीमेंट का, जिसके तहत ये लिखित में समझौता हुआ है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, वो भारत के साथ नहीं की। और अगर की है तो ये और बड़ा गुनाह मोदी सरकार का माना जाएगा कि आपके पास इंटेलिजेंस थी कि अमेरिका की सबमरीन वहां पे है और वो अटैक करने वाली है, और आपने उस देश को आगाह नहीं किया जो देश आपके बुलावे पे एक निहत्थे रूप में उसका शिप हमारे यहाँ एग्जीबिशन में, मैत्री सम्मेलन में, मैत्री एग्जीबिशन में हिस्सा लेने आया था। यानी या तो अमेरिका ने इंटेलिजेंस नहीं दिया, भारत के साथ समझौते को तोड़ दिया है, या भारत के पास इंटेलिजेंस था और भारत ने ईरान को धोखे में रखा। ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जिसका जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। आज नहीं देना पड़ेगा तो संसद में देना पड़ेगा, देश को देना पड़ेगा। लेकिन ये जो कार्यक्रम की हम लोग बात कर रहे हैं सर, इसमें अमेरिका ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने अपना शिप नहीं भेजा, अफसर भेजे थे खाली। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, मिलन जिसका नाम रखा गया था, वो मिलन का पर्पस था कि हम जो हैं आसपास के मुल्कों के साथ ये बात करें कि भारत मजबूत हो गया है और भारत इंडियन ओशियन के अंदर लीड रोल प्ले करने के लिए तैयार है, और अमेरिका ने उसमें सांकेतिक रूप से पार्टिसिपेट किया। उसका इस परिप्रेक्ष्य में कोई महत्व नहीं है। इशू ये है कि उस ईरान यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इशू ये है कि ईरान का जहाज आपके यहाँ था। इशू जी। ये है कि आपके जो समुद्री सीमा है उसके काफी नजदीक उसको टॉर्पीडो किया अमेरिका के शिप ने, अमेरिका की सबमरीन ने, जिसकी जानकारी भारत के पास होनी चाहिए थी, और अगर जानकारी नहीं थी तो भारतीय नेवी का बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा, क्योंकि वो शिप जो सबमरीन है वो केवल अमेरिका की नहीं हो सकती है, वो चीन की भी हो सकती थी। तब भारत क्या करता? यानी आपके समुद्री सीमा के जस्ट पार अमेरिका की सबमरीन घूम रही है और भारत की नेवी को यह मालूम भी नहीं है, इसको बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। यह मालूम था तो इसको ईरान से छुपाया गया, उसको शिकार होने दिया गया। ये दोनों ही परिस्थितियां बहुत खतरनाक हैं रविंद्र जी। ये आप यूं समझिए कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी समुद्री सीमा के बाहर क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है। आप देखिए कि भारत का जो एक ओएनजीसी का प्लेटफॉर्म है तेल निकालने का, जिसको कहते हैं बॉम्बे हाई। जी। बॉम्बे हाई 100 नॉटिकल माइल है भारत के मुंबई से। वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के बाहर है, और अगर हम ये तर्क मान लें आज जो बीजेपी वाले दे रहे हैं, तो फिर कल तो हम जो है बॉम्बे हाई की सिक्योरिटी नहीं कर सकते। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसी कोई सबमरीन चाइना की भी आके उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो डर हो रहा है, ये डर क्यों है? ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? ये अपनी भारत की सुरक्षा से हाथ क्यों खींच रही है मोदी सरकार? ये सवाल है। ईरान का शिप टॉर्पीडो हुआ, डुबोया गया, वो एक सवाल। मेरा सवाल आज यहाँ पे है कि भारत की सुरक्षा में मोदी सरकार हाथ पीछे खींच रही है, पैर पीछे खींच रही है। ये सबमरीन चीन की भी हो सकती है। ये सबमरीन बिना बताए अगर अटैक किया है तो कल चीन की सबमरीन भी अटैक बिना बताए कर सकती है। तो ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा मोदी सरकार को कि आपको मालूम था या नहीं मालूम था। अगर नहीं मालूम था
तो ये बहुत खतरनाक बात है कि हमारे बॉर्डर्स के आसपास सबमरीन घूम रही है, न्यूक्लियर सबमरीन, और भारत की नेवी को पता नहीं है। और अगर पता था तो ये और खतरनाक बात है कि आपने एक मित्र देश जो 25 फरवरी तक आपका मित्र था, जो आपके कहने पे आपके यहाँ नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था, आपने उसके शिप को डूबने दिया, आपने इंटरवीन नहीं किया। ये है सवाल। जी। तो इसके अब आखिरी सवाल सर, इसके क्या इंटरनेशनल रिपरकशंस हो सकते हैं? हिंदुस्तान की ताकत पर, हिंदुस्तान की छवि पर, साख पर किस तरह से असर होगा इसका? ये तो स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने भारत का रीजनल पावर होने का जो स्पेस है वो छोड़ दिया है। हम जो दावा कर रहे थे लगातार, और उसके बड़े-बड़े नाम थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, लेकिन इन्होंने तो क्या है, महासागर नाम और दूसरे नाम देते रहे इसको, कि हम जो हैं महासागर विजन के साथ मोदी के अब सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अब आपने आने वाले समय के लिए, जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो दावा छोड़ दिया है। भारत के आस-पास के जितने मुल्क हैं, जो भारत के इस शक्ति के ऊपर यकीन कर भारत के साथ आ रहे थे, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो सेशल्स हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के तरफ हों लोग, वो ईरान की तरफ के लोग हों, या वो श्रीलंका के हों, ये तमाम देश अब भारत के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। हमने ये साबित कर दिया कि हम केवल और केवल अब अमेरिका के पिछलग्गू हैं। हम दूसरे देशों को इंडिपेंडेंट रूप से, जो हम सिक्योरिटी देने की बात कर रहे थे इंडियन ओशियन के अंदर, अब वो हम नहीं कर रहे हैं। एक महाशक्ति, नेवल महाशक्ति जो भारत बना था पिछले कुछ दशकों के अंदर, उसको मोदी जी ने केवल और केवल अपने दबाव के कारण, क्योंकि वो अमेरिका के, इज़राइल के दबाव में है, उसको सरेंडर कर दिया है। हुँ। तो डेंजरस सिचुएशन में हम लोग हैं सर। और हमारे लिए तो एक और अभी राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है सर, उस पे अगर आप कुछ बोलना चाहें। हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं, 40% तो हमरूद से आती है सर, उसमें तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। केवल 40% वहां से जो आती है वही इशू नहीं है, वहां से गैस भी आती है। हमारे वो देश में जो खाद बनती है, उसके लिए 80% सल्फर वहीं से आता है, और 100% पोटाश वहीं से आता है। तो एनर्जी और खाद दोनों सेक्टर में अगर ये युद्ध लंबा चला तो बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए आने वाली है। और सवाल वही है जो राहुल जी फिर बोल रहे हैं, कि मोदी को ये मालूम था कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ये बात अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जनवरी के महीने में स्पष्ट होने लगी थी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म और मीडिया के लोग ये बात करने लगे थे कि ट्रंप ईरान पे हमले की तैयारी कर रहा है। और ये मालूम था मोदी सरकार को कि अगर ये हमला होगा तो सबसे पहला काम ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करने का करेगा। यानी जनवरी में भारत सरकार को ये मालूम था कि अगर ये हमला हुआ तो भारत के तेल सप्लाई पे और भारत के खाद के लिए जो चीजें चाहिए उसकी सप्लाई पे एकदम से संकट आने वाला है। इसके बावजूद जनवरी में ये मालूम होने के बाद फरवरी में मोदी ने अमेरिका के साथ समझौता क्यों किया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। देश की जो एनर्जी सुरक्षा है, उसको जानते बूझते उन्होंने खतरे में क्यों डाला, ये सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को देना पड़ेगा। जवाब तो सर वो देते ही नहीं है कोई। नहीं, जवाब नहीं देंगे तो ये देश पलट देगा। देखिए, अभी तक जो बात थी वो केवल और केवल ये हो रही थी कि ये जुमलों से सरकार चला रहे थे। अब जुमलों की बात नहीं है, अब भारत की सुरक्षा की बात है, आर्थिक सुरक्षा की बात है, सामरिक सुरक्षा की बात है। और भारत ने जो विदेश नीति में पिछले 7 दशकों में जो हासिल किया था और जो रुतबा बनाया था कि हम एक महाशक्ति हैं, उसको खत्म करने की बात है। और एक दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने की बात है, जिसको आपने नेवल एक्सरसाइज के लिए बुलाया और उसको जो है बर्बाद होने के लिए उसके शिप को आपने छोड़ दिया। ये भारत के लिए कोई बड़ी क्रेडिबल बात नहीं है। इसके लिए शर्मसार होने की बात है। दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से कोई नैतिक, कोई स्ट्रेटेजिक स्टैंड नहीं ले रहा है। अचानक से यू टर्न मोदी ने लिया है और वो यू टर्न पूरी दुनिया देख रही है और इसको देश देख रहा है। आज आप कहीं चले जाइए देश के अंदर, लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये 56 इंच की जो छाती थी, लोग पूछ रहे हैं, और केवल विपक्ष के लोग नहीं पूछ रहे हैं,
वो लोग पूछ रहे हैं जो बीजेपी को वोट देते आए हैं, क्योंकि देश के साथ खिलवाड़, देश के हितों के साथ समझौता ये देश की आम जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े और बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। हिंदुस्तान की जो आज क्या हैसियत है, क्या ताकत है और किस तरह का फ्यूचर में कुछ परेशानियाँ हम लोगों को महसूस हो सकती हैं, उनसे हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू।